गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। आज के सेशन में जहां हम आज इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 6 को समझने वाले हैं। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि जब भी किसी असेसी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी को डिसाइड किया जाता है तो उसके पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस को डिसाइड करना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी असेसी का रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम पता लगाते हैं तो उसके आधार पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर क्रिएट होती है। टोटल इनकम ऑफ एन असेसी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस द पर्सन्स रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज नोन, बिकॉज द टैक्सेबिलिटी ऑफ एन असेसी इज डिपेंडेंट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन 6 हमें क्या बताता है। तो आप देखिए, सेक्शन 6 हमें यह बताता है कि कैसे किसी भी असेसी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस की यदि हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रेजिडेंशियल स्टेटस द असेसी कुड बी इधर बी। जो असेसी होगा उससे हमें सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। आप सबसे पहले देखिए, रेसिडेंट इन इंडिया। या तो असेसी वो रेसिडेंट इन इंडिया होगा या असेसी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। तो दो कैटेगरी में हमने सबसे पहले किसी भी असेसी को यहां पर डिवाइड किया। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो असेसी जो होता है वो एक पर्सन होता है, और पर्सन की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। सपोज इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, ये सभी क्या है, ये सभी पर्सन होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें दो कैटेगरी को यहां पर समझना है, रेसिडेंट इन इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। लेकिन जब हम बात करते हैं, हम किसी इंडिविजुअल का या किसी एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना चाहते हैं, किसी इंडिविजुअल का या एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस यदि हम चेक करना चाहते हैं तो वहां पर हमारे पास कुछ और ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि कोई इंडिविजुअल यहां पर रेसिडेंट इन इंडिया है। अब हमें यहां पर ये देखना होगा कि एक बार यदि वो रेसिडेंट इन इंडिया हो गया है तो उसके अंदर भी हमें दो कैटेगरी यहां पर चेक करना है। क्या वो असेसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? देखिए, वो रेसिडेंट तो बन चुका है, लेकिन क्या वो इंडिविजुअल या फिर वो एचयूएफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? तो ये जो सब कंडीशन है, ये जो सब कैटेगरी है, ये कैटेगरी हमें ध्यान रखना है किसके लिए बनी हुई है। ये कैटेगरी होती है केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। अभी हम आगे के सेशन में यहाँ पर डिटेल में इनको यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से इसको यदि हम बात करते हैं कि यदि जो पर्सन है, जो असेसी है, वो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ नहीं है, तो उस केस में वो केवल दो कैटेगरी हम यहां पर चेक करने वाले हैं। या तो वो रेसिडेंट इन इंडिया होगा या फिर वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। तो अलग अलग असेसी को देखते हुए, अलग अलग टाइप्स को देखते हुए हम यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है, वो है किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर समझना होगा कि वो कौन सी बेसिक कंडीशन है जिसे फुलफिल करके एक इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया माना जाता है। क्या माना जाता है? रेसिडेंट इन इंडिया माना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, an individual is said to be resident in India in any previous year if in this previous year उसका जो फिजिकल स्टे है वो कितना होना चाहिए? 182 डेज और मोर इन दैट प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप उस इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में यदि वो पर्सन 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में है, उसका फिजिकल स्टे इंडिया में है,
तो वैसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया कहलाता है। और इसी प्रकार यदि वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है किसी कारण से, तो हम एक और कंडीशन हमारे पास अभी अवेलेबल है, 60 days इन प्रीवियस ईयर प्लस, अब आप ध्यान देखिए, प्लस 365 days ड्यूरिंग 4 preceding years. If an assessee fails to meet both the above criteria in any previous year, then he is considered as non-resident for tax purpose in that previous year. चलिए अब इसको हम यहां पर समझते हैं। देखिए हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन हमारे सामने क्या है? फर्स्ट बेसिक कंडीशन हमारे सामने है, यदि असेसी ने प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम उनका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना चाहते हैं, सपोज 2023-24, ये प्रीवियस ईयर हमारे सामने है, और इस प्रीवियस ईयर में हमें ये चेक करना है कि वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बेसिक कंडीशन नंबर 1 चेक करेंगे। इसको आपने क्या नाम दिया? बेसिक कंडीशन। ठीक है, चलिए अब बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या है? तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 आप देखिए, बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या है? आप देख सकते हैं 182 days और मोर। तो सबसे पहले आपने क्या चेक किया? क्या वो असेसी, क्या वो पर्सन, क्या वो इंडिविजुअल यहाँ पर इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में है? यदि फर्स्ट बेसिक कंडीशन को वो फुलफिल कर देगा तो हम उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर कि वो रेसिडेंट इन इंडिया बन चुका है। बट यदि वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है तो अभी हमारे पास एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है? 60 days इन प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में वो कम से कम 60 डेज के लिए इंडिया में रहा हो, प्लस प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 4 वर्षों में, हम 23-24 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 23-24 के जस्ट पहले के 4 वर्षों में वो इंडिया में 365 डेज के लिए रहा हो इन इंडिया। तो हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन यदि वो असेसी फुलफिल कर देता है, वो इंडिविजुअल यहां पर फुलफिल कर देता है, तो हमेशा बोलते हैं, हमेशा बोल सकते हैं कि वो रेसिडेंट इन इंडिया बन चुका है। अब यहां पर हमें कुछ एक्सेप्शन को समझना होगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया, दो बेसिक कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है। दो बेसिक कंडीशन कौन कौन सी? 182 डेज एक कंडीशन हमने इसको देखा अभी, और यदि फर्स्ट कंडीशन को हम फुलफिल नहीं कर पाते तो हमारे पास अभी एक और कंडीशन है, 60 डेज आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 4 ईयर्स में 365 दिनों के लिए वो इंडिया में रहा हो। दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन आप फुलफिल कर सकते हो, लेकिन अब इसका एक एक्सेप्शन है जो आपको यहां पर समझना है। एक्सेप्शन क्या है? देखिए एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन ये है कि अभी हमने ये बोला, ये समझा कि हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है, दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन हम फुलफिल कर देते हैं तो हम रेसिडेंट इन इंडिया माने जाते हैं। बट 3 केसेस में, कितने केसेस के अंदर मैं फिर से बताऊंगा आपको, यहां पर 3 केसेस, 3 केस ऐसे हैं जहां पर यदि हमें किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही हमें चेक करना है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन। और फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है? वो है 182 डेज और मोर। सेकेंड बेसिक कंडीशन हमें यहां पर अवेलेबल नहीं रहेगी। केस आप फिर से देख सकते हैं कि 3 केस ऐसे हैं जहां पर हमें यदि किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो हमें ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन को ही चेक करना है। और वो 3 कंडीशन क्या है? वो 3 कंडीशन यहां पर हमारे सामने इस प्रकार की है। देखिए फर्स्ट, इसको आप एक्सेप्शन बोल सकते हैं। एक्सेप्शन किस चीज का? कि हमें केवल बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही अवेलेबल है, हम सेकंड बेसिक कंडीशन को यहां पर टेस्ट नहीं कर सकते इन 3 केसेस के अंदर। फर्स्ट केस क्या है? बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु लिव्स इंडिया,
जो इंडिया छोड़कर जा रहा है किसी प्रीवियस ईयर में। तो फर्स्ट क्या बोला हमने यहां पर, सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, या वो किसी क्रू मेंबर, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। सेकंड एक्सेप्शन। और वो क्यों जा रहे हैं बाहर, देखिए वो क्यों बाहर जा रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो यदि इस सिचुएशन में हम किसी पर्सन का, किसी इंडिविजुअल का यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, तो हमें केवल 182 डेज को ही देखना है। सेकेंड बेसिक कंडीशन हमें यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगी। एक बार फिर से देखिए, इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट इसको हम यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। इंडियन सिटीजन, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या हो गया, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। वो इंडिया छोड़कर बाहर जा रहा है, हु लिव्स इंडिया, हु लिव्स इंडिया, हु लिव्स इंडिया। क्यों जा रहा है, वो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, ठीक है। और सेकंड क्या है, इंडियन शिप का कोई क्रू मेंबर, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। तो इन दो केस में जब हम उस पर्सन का यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, तो हमें यहाँ पर कौन सी कंडीशन अवेलेबल रहेगी, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, जो क्या है 182 डेज। हम सेकेंड बेसिक कंडीशन यहाँ पर चेक नहीं करेंगे। इन दोनों केस में, अभी एक केस अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इन दो केस में यदि वो 182 डेज इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट है। अब तीसरी सिचुएशन क्या है, तीसरी सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन यहां पर ये है, आप देखिए थर्ड सिचुएशन हमारे सामने, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन जो इंडिया के बाहर ही रहता है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, लेकिन वो इंडिया आ रहा है, कम्स ऑन ए विजिट। और वो इंडिया में क्यों आ रहा है, विजिट पर आ रहा है। वो इंडिया में क्यों आ रहा है, विजिट पर आ रहा है। तो थर्ड जो हमें यहां पे समझना है, थर्ड पॉइंट हमारा इसमें क्या बनेगा, देखिए आप ध्यान से, थर्ड पॉइंट है इसमें यहां पर, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर रहता है, और वो इंडिया आता है क्यों, कम्स ऑन अ विजिट, आप ध्यान दीजिए, विजिट टू इंडिया। इन तीनों ही केस में, इन तीनों ही केस में हम क्या चेक करने वाले हैं, इन तीनों ही केस में हम यहाँ पर ये बोलने वाले हैं कि ये तीन एक्सेप्शन ये हमें ये बताते हैं कि यदि हमें उनका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो हमें फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेकेंड बेसिक कंडीशन हम यहाँ पर टेस्ट नहीं कर सकते। इन तीनों ही केस में यदि वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो वो रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे, और यदि वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एक बार जब दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन को एक इंडिविजुअल फुलफिल कर देता है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाता है। और तीन एक्सेप्शन में हमें दो बेसिक कंडीशन में से केवल एक बेसिक कंडीशन को ही चेक करना है, ये बताने के लिए कि वो रेसिडेंट इन इंडिया है। अब एक बार जब हमने ये चेक कर लिया कि या तो वो रेसिडेंट इन इंडिया है या वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है, अब हमें चेक करना है कि एक इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, एक इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में एक बार जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो असेसी रेसिडेंट है, वो असेसी क्या है, वो असेसी यहां पर रेसिडेंट बन चुका है, क्या बन चुका है, रेसिडेंट, रेसिडेंट इन इंडिया वो बन चुका है। अब हमें यहां पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। अब यहां पर आपको समझना होगा, ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये केवल इंडिविजुअल और एक एचयूएफ के लिए ही है कि यदि वो एक बार रेसिडेंट इन इंडिया बन चुका है तो अब हमारे पास
ये चेक करना है कि वो ROR का मतलब यहां पर होता है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है, या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है। RNOR, ये दो चेकिंग आपको यहां पर करना है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों चेकिंग आपके सामने है। एक बार एक इंडिविजुअल या HUF की हम बात कर रहे हैं कि वो रेसिडेंट इन इंडिया बन चुका है, तो उसके अंदर क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये चेक हम कब करेंगे क्लास? ये चेक हम तब करेंगे जब वो इंडिविजुअल, वो HUF रेसिडेंट इन इंडिया बन चुका है। वो नॉन रेसिडेंट नहीं है, वो रेसिडेंट है। अब हम फर्दर यहां पर उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो इसके लिए भी हमें यहां पर कुछ चेकिंग करना होगा, और वो चेकिंग क्या है वो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। और वो चेकिंग ये है कि दो एडिशनल कंडीशन उसे चेक करना है। टू एडिशनल कंडीशन, ध्यान रखिए, टू एडिशनल कंडीशन। और यदि वो दोनों ही एडिशनल कंडीशन को एक साथ फुलफिल कर देता है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको, बेसिक कंडीशन में मैंने आपको बोला था दोनों में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं एडिशनल कंडीशन की, जो अभी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ये दोनों एडिशनल कंडीशन यदि असेसी के द्वारा एक साथ फुलफिल कर दी जाती है, एक साथ, तो उस केस में वो असेसी यहां पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा। और एडिशनल कंडीशन में से यदि उसने दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, या दोनों में से कोई सी भी एक एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो वो रेसिडेंट तो है, लेकिन रेसिडेंट के अंदर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। एक बार फिर से यहां पर मैं इसको रिपीट कर देता हूं। दो एडिशनल कंडीशन अभी हम यहां पर समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। दोनों एडिशनल कंडीशन को यदि किसी इंडिविजुअल ने या HUF ने एक साथ फुलफिल कर दिया, एक साथ, ठीक है, दोनों एडिशनल कंडीशन को उसने एक साथ फुलफिल कर दिया, तो वो जो पर्सन है वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया तो बन चुका है, लेकिन उसके अंदर क्या बन जाएगा, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। और दोनों एडिशनल कंडीशन में से किसी एक एडिशनल कंडीशन को पूरा नहीं कर पाया, फुलफिल नहीं कर पाया, या दोनों ही एडिशनल कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर पाया, तो उस केस में वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर कि वो एडिशनल कंडीशन क्या है। देखिए, एडिशनल कंडीशन नंबर 1, ही इज अ रेसिडेंट इन एटलीस्ट एनी 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, सपोज हमारा प्रीवियस ईयर है 2023, 2024, ये हमारा प्रीवियस ईयर, इस प्रीवियस ईयर के लिए हम यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमें ये चेक करना है कि इस प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 10 ईयर्स, इससे पहले के 10 ईयर्स, प्रीसीडिंग 10 ईयर्स, प्रीसीडिंग 10 ईयर्स, प्रीसीडिंग 10 ईयर्स, वो आपको यहां पर लिखने होंगे। इन प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में, इन प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में हमें यहां पर ये चेक करना है कि कम से कम वो दो बार क्या रहा हो, एटलीस्ट एनी 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, 2 टाइम्स क्या रहा हो, वो रेसिडेंट रहा हो। और रेसिडेंट कब माना जाएगा, जब हम फिर से क्या चेक करेंगे, बेसिक कंडीशन जो दो हमें यहां पर अवेलेबल है। तो एक बार फिर से आप यहां पर एडिशनल कंडीशन नंबर 1 को ध्यान से समझिए। प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए आप यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 आपको क्या बोलती है कि प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 10 प्रीसीडिंग ईयर्स। अब वो आपको लिखना होगा यहाँ पर कि 10 प्रीसीडिंग ईयर कौन कौन से यहाँ पर आने वाले हैं। इन 10 प्रीसीडिंग ईयर्स में वो कम से कम 2 ईयर, कम से कम 2 ईयर क्या रहा हो, वो रेसिडेंट इन इंडिया रहा हो, रेसिडेंट
इन इंडिया रहा हो। अब हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रेसिडेंट इन इंडिया चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे। तो हमारे पास क्या है चेक करने के लिए, हमारे पास बेसिक कंडीशन है यह चेक करने के लिए कि किसी भी इंडिविजुअल को हम यहाँ पर रेसिडेंट इन इंडिया कब कहते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा कि एडिशनल कंडीशन नंबर 1 हमें चेक करने के लिए 10 सालों में 10 ईयर्स में कम से कम 2 वर्ष वह क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो। और रेसिडेंट चेक करने के लिए हमें बेसिक कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल है। दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन यदि वो फुलफिल कर देता है तो हमेशा बोलते हैं कि वो रेसिडेंट इन इंडिया बन गया है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड एडिशनल कंडीशन की। तो सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या है। देखिए सेकेंड एडिशनल कंडीशन है, सेकेंड एडिशनल कंडीशन है जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 7 ईयर्स इमीडिएटली इमीडिएटली 7 ईयर्स में वो इंडिया में 730 डेज के लिए हो। 730 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 7 ईयर्स। ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 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 का मतलब जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 7 साल आपको लिखने होंगे। और उन 7 ही वर्षों में आपको ये चेक करना होगा कि क्या वो 730 दिनों के लिए इंडिया में था। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा दो एडिशनल कंडीशन को, क्या देखा आपने यहाँ पर, दो एडिशनल कंडीशन आपने यहाँ पर चेक की कि सबसे पहली जो एडिशनल कंडीशन है 10 प्रीसीडिंग ईयर्स में कम से कम 2 ईयर्स के लिए वो इंडिया में रेसिडेंट रहा हो एंड 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 7 ईयर्स में वो इंडिया में 730 दिन के लिए यदि अवेलेबल है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसने यहाँ पर एडिशनल कंडीशन नंबर 2 को फुलफिल कर दिया है। तो क्लास फाइनली आपको यहाँ पर ये समझना है रेसिडेंट इन इंडिया एक बार असेसी यदि डिसाइड हो चुका है तो उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया बनने के लिए दो एडिशनल कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा, दो एडिशनल कंडीशन। और दोनों एडिशनल कंडीशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हमें कुछ प्रैक्टिस भी करना है कि कैसे हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो आज के इस सेशन में अभी हमने यहाँ पर समझा कैसे हम किसी असेसी का यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। अब हम कुछ इलस्ट्रेशन की हेल्प से यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि जो कंडीशन है अभी हमने जिसको देखा है उसको हम कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्लास मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ इनके इलस्ट्रेशन को। तो रेडी रहिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।